हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकेंडल्ड। इस सेकेंड पार्ट में हम क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का आगे कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसका स्टार्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर की, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमने प्रेपरेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, पिछले पार्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हुए कौन से टूल्स, कौन से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए यूज़ होते हैं, उनको अभी हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो क्या बोल रहे हैं लोग? बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। तो अभी हम देख चुके हैं कि सॉइल में क्या होता है, बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो सॉइल होती है वो इकट्ठी हुई होती है, तो उसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है बिफोर सोइंग द सीड्स, ताकि एक तो रूट्स पेनिट्रेट कर सकें, नंबर 1, और दूसरा एरेशन के लिए, या फिर सॉइल को ब्रीथ कराने के लिए, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी प्रॉपरली ऊपर नीचे हो सकें, मतलब बेसिकली न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाएं प्रॉपरली सॉइल में। तो ये 3 रीजन हैं जिनकी वजह से हमें बेटर यील्ड के लिए सॉइल को लेवल करना या फिर उसको टिल करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये हमको पता ही है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो हम इन 3 टूल्स को इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरह के टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्लो से स्टार्ट करते हैं। तो प्लो के बारे में लोग क्या बता रहे हैं? This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crops, removing the weeds and turning the soil. तो ये वाला जो टूल है वो बहुत ही ancient time से आपको यूज़ में, एग्रीकल्चर के यूज़ में नज़र आ रहा है। This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals like horses and camels. तो एक तो ये wood का बना होता है, लकड़ी से बना होता है, और इसको या तो बुल्स, एक पेयर ऑफ बुल्स खींच रहा होता है, या फिर और एनिमल्स आप देख सकते हो, हॉर्सेस और कैमल्स जैसे, जो कि इसको खींच रहे होते हैं। ठीक है, आपको एक बार फोटो में भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ अ प्लो। ओके, ये देखिए, ये 2 बुल्स हैं, इनके नेक के पास इसको होल्ड करने के लिए एक बड़ी सी रॉड लगाई गई है वुड की। ठीक है, ये आपका प्लो है, नीचे से यहाँ पे इसको प्रॉपरली दिखाया गया है। तो ये इसका आयरन वाला टिप है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लोशेयर। ठीक है, जो इसकी डंडी है जिससे इसको होल्ड किया गया है, बेसिकली जहाँ पे इसको बांधा गया है, उसको हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। और ये बीम है जिसकी मदद से इसको 2 बुल्स से अटैच किया हुआ है। तो एक बार हम आगे भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं लोग। ठीक है, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। तो ये जो आयरन स्ट्रिप है बेसिकली ट्राइंगल जैसी, इसको हम कहते हैं प्लोशेयर। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट। तो ये जो बड़ा सा पार्ट है उसका, वुड का एक बड़ा सा लॉग है, उसको हम प्लो शाफ्ट का नाम देते हैं। तो प्लो शेयर है एक तो चीज़, और एक है प्लो शाफ्ट। दिस इज अ हैंडल एट वन, देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। तो वो भी हमने देखा, एक बीम है इस तरफ। ठीक है, एक हैंडल है शाफ्ट की तरफ। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। तो हम देख चुके हैं इसको ऑलरेडी फोटो में कि एक मैन है यहाँ पे, दो एक पेयर ऑफ बुल्स है, और उनके नेक से एक बीम अटैच्ड है, प्लो शाफ्ट है, और दिस इज द प्लो शेयर। ठीक है, द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोस नाउअडेज। तो अब क्या हो रहा है, अब ये जो प्लो, पुराने वाला प्लो था जो बुल्स जिसको ड्रॉ करती थी, उसका यूसेज बहुत कम हो चुका है। अब क्या हो रहा है, आयरन के आप प्लोस आजकल नाउअडेज यूज़ होते हुए देख सकते हो इन द फील्ड्स। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा टूल है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, वो है हो। इट्स कॉल्ड हो। ठीक है, उसके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं हम देख लेते हैं। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो वही सेम काम है, जो काम प्लो कर रहा था वही काम हो भी कर रहा है, कि वीड्स को रिमूव करना, ठीक है, या फिर सॉइल की टिलिंग करना, उसको लूज करना। It has a long rod of wood or iron. A strong, broad, and bent plate of iron is fixed to one of its ends and वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, तो ये आप इन्होंने आपको हो की फ़ोटो दिखाई हुई है। तो इसमें एक रॉड है लंबी सी, यहाँ से एक बेंट प्लेट आपको नज़र आ रही है ये। ठीक है, ग्रिप करने के लिए ये हैंडल है, यहाँ से आप ग्रिप कर सकते हो, उसे पकड़ सकते हो। ये बीम्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये एक प्लो जैसा ही है, बट आयरन का बना हुआ है सबसे पहले तो। ठीक है, और थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन ऑफ अ प्लो। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस तरह का ये प्लो है, आयरन से बना हुआ है, और इसका काम भी क्या है कि वीड्स को रिमूव करना और सॉइल को लूज़ करना और लेवल करना, टिल करना बेसिकली। ठीक
ठीक। तीसरा टूल कौन सा है, उसे कहते हैं हम कल्टिवेटर। नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर्स। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ये अगर हम इमेज में देख सकते हैं, दिस इज़ अ कल्टिवेटर। ये तो हमने बहुत कॉमनली देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हैं, गांव के आसपास कहीं रहते हैं, तो आप इसको बहुत कॉमनली देख सकते हैं। ये आयरन से बना होता है, मेटालिक होता है बेसिकली, ठीक है। और ये जो ट्रैक्टर है इसको पुल करता है, इससे क्या होता है, सॉइल लेवल होती है, टिल होती है और उसमें एयरेशन होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम दूसरी पे आते हैं विच इज़ सोइंग। अब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया है, अब अगला स्टेप क्या आएगा, सोइंग ऑफ सीड्स, बीज को बोना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं लोग, सोइंग इज़ एन important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. तो सबसे पहला काम क्या होता है सोइंग करने से पहले, कि आप ऐसे सीड्स को सिलेक्ट करते हो जो कि हाई यील्डिंग हो। यील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, कि कितनी प्रोडक्शन मिल रही है आपको जब आप फसल को हार्वेस्ट करते हो। हार्वेस्ट करना मतलब जब फसल कटती है तो कितनी हार्वेस्ट हो रही है, कितनी यील्ड हो रही है, ठीक है, कितना आपको बेसिकली प्रोडक्ट मिला जब आपने फसल काटी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू सिलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो क्या बोल रहे हैं, फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। ऑब्वियसली जो सीड्स ज़्यादा यील्ड देंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे, फार्मर उसी सीड को सिलेक्ट करेगा। तो क्या बोल रहे हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स के बारे में, एक बार हम आगे देख लेते हैं। तो इधर आ जाइए। तो क्या बोल रहे हैं कि डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो क्या तरीका है सीड अच्छा है कि नहीं चेक करने का, तो आप एक पानी का कंटेनर लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें सीड्स डाल दीजिए। जो सीड्स तो नीचे सेटल हो जाएंगे तो वो गुड सीड्स हैं, जो सीड्स नीचे सेटल नहीं हो रहे, ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो दे आर बैड सीड्स, ठीक है। तो उन्होंने देखो यहाँ पे क्या बोला है कि डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो, खाली हो जाते हैं अंदर से, एंड आर दस लाइटर, हल्के हो जाते हैं, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो वो खराब सीड्स हैं, उनको हमें यूज़ नहीं करना। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। तो एक तरीका है आपको चेक करने का कि कोई भी सीड हाई यील्डिंग है या फिर नहीं, ठीक है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब सोइंग के लिए भी अलग अलग टूल्स यूज़ होते हैं, तो हम इसमें से एक तो ट्रेडिशनल टूल्स देखते हैं कौन से हैं, क्या बोल रहे हैं उसके बारे में लोग। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो देखिए इमेज में उन्होंने दिखाया हुआ है, ये फनल जैसा लग रहा है, इसको हम फनल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से हम कुछ भी डालते हैं तो वो एक जगह पे आके फॉल करते हैं। जैसे आप कभी भी आपने देखा होगा, आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो उनके पास भी ऐसे फनल जैसा, अब तो नहीं होता खैर, या शायद होता भी है, ऐसे फनल जैसा एक इम्प्लीमेंट होता है उनके पास में, जिसको वो उसके माउथ पे लगाते हैं जहाँ पे पेट्रोल भरना होता है, और उसके थ्रू पेट्रोल अंदर जाता है। तो वैसी सीड्स के लिए भी ट्रेडिशनली क्या यूज़ किया जाता था पुराने टाइम पे, एक फनल जैसा एक टूल यूज़ किया जाता था। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. तो देखिए एक पाइप से अटैच कर रखा है फनल को, ठीक है, और इसके शार्प एंड क्या है, सॉइल के अंदर ही लोग डाल देते थे और सीड डायरेक्टली अंदर सॉइल के चला जाता था। तो ये ट्रेडिशनल तरीका था ऑफ सोइंग अ सीड। पर अब क्या आ चुका है, अभी मॉडर्न तरीका क्या है, मॉडर्न तरीका है सीड ड्रिल। तो ये देख सकते हैं आप इमेज में, इट्स अ सीड ड्रिल। तो क्या बोल रहे हैं, नाउ अ डेज द सीड ड्रिल्स इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है कि जो भी सीड सो करते हैं, एक तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि इसमें मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये मशीन से हो रहा है, ठीक है। तो मशीन क्या होती है, थोड़ी सी एफिशिएंटली काम करती है, बेटर काम करती है, इक्वल डिस्टेंस पे वो सो करती है, और राइट अमाउंट ऑफ डेप्थ पे भी वो सो करती है, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। तो जब एक बार सीड डल चुका है वहाँ पे, तो ये मशीन ऐसे काम करती है कि उसके बाद सॉइल को वो दोबारा वहीं पे प्लेस करती जाती है। तो क्या होता है कि जहाँ सीड लगा है वहाँ पे ऊपर सॉइल की भी एक लेयर आ जाती है, तो सीड काइंड ऑफ हाइड कर जाता है beneath द सॉइल। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, इसलिए उससे बर्ड्स भी नहीं खा पाते सीड को। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो इससे टाइम और आपका लेबर भी बचता है, मेहनत कम करनी पड़ती है अगर आप मशीन यूज़ करते हो, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं लोग कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड
ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो अभी लोग क्या कह रहे हैं, जैसे जब हम मैनुअली सीड्स लगा रहे होते हैं उस फनल से, ठीक है, मालूम मैं मैनुअली फनल से सीड्स लगा रही हूँ, तो उसमें मैं प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि पुराना कहाँ लगा था, अगला भी उसके पास में ही लग सकता है, क्योंकि वो फनल से जा रहे हैं बहुत सारे सीड्स, तो एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स मान लो अगर लग गए, तो ये एक जगह है, इसी जगह पर अगर बहुत सारे सीड्स लग गए तो यहाँ पे जब भी क्रॉप उगेगी तो यहाँ ओवर क्राउडिंग हो जाएगी इस एक पोर्शन में, ठीक है। उससे क्या होता है कि प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स के लिए या फिर वाटर के लिए कंपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए क्या ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ताकि उनको सफिशेंट सनलाइट मिले, न्यूट्रिएंट मिले, वाटर मिले, और ओवर क्राउडिंग कम हो। उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम प्रॉपर उसका डिस्टेंस मेंटेन करें जब हम सीड्स लगाएं, ठीक है। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी हमें कुछ प्लांट्स को रिमूव भी करना पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स ना हो जाए किसी भी जगह पे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। फर्स्ट क्या हमने देखा है, फर्स्ट हमने देखा था आपका प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड हमने क्या देखा, सोइंग, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोइंग हो गया। अब हम आते हैं अपनी थर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पे, जिसमें हम मैन्योर ऐड करेंगे सॉइल में और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। तो मैन्योर क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो उनका काम क्या होता है कि प्लांट्स को सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मिलें, उसके लिए हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं फॉर न्यूट्रिशनल बैलेंस इन द सॉइल, ताकि प्लांट जो है वो हेल्दी एक ग्रोथ ऑब्जर्व कर सकें। उसके लिए हम मैन्योर ऐड करते हैं, हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सॉइल में ऑलरेडी काफ़ी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो एसेंशियल होते हैं फॉर द प्लांट टू ग्रो। इन सर्टन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो कुछ एरियाज़ में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं कि एक क्रॉप मान लो यहाँ पे लगाई, जब इसको निकाला, इसको काट दिया, तो फिर दूसरी क्रॉप तुरंत लगा दी, अगली क्रॉप, ठीक है। द फील्ड इज़ नेवर फेल्ट लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इससे क्या होता है कि कभी भी फील्ड क्या है, वो फैलो नहीं है, फैलो यानी एम्प्टी नहीं है, हमेशा उस पर कोई ना कोई क्रॉप लगी हुई है। अगर उस पर कंटिन्यूसली कल्टिवेशन हो रहा है तो क्या होता है, तो अब देखते हैं हम क्या होता है उससे। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर आप एक ही जगह पे बार बार उसी सॉइल पे बार बार क्रॉप लगाते जाओगे, उसे फैलो नहीं छोड़ोगे, अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ोगे उसे, तो उससे क्या होगा कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए हमको मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए थे वो रिप्लेनिश हो सकें उस सॉइल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इसको हम मैन्योरिंग कहते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। तो अगर आप मैन्योर कम डालोगे या बहुत ज़्यादा डालोगे तो दोनों ही बहुत ही गलत चीज़ें हैं। उससे क्या होता है, इम्प्रॉपर मैन्योरिंग आप कर रहे हो, उससे प्लांट्स की जो लाइफ है, उनकी जो हेल्थ है, वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो मैन्योर क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने लिखा भी कि आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग डिस्कस किया होगा, जिसमें आप क्या करते हो, आप एक पिट को डिग करते हो, उस पर जो भी डेड और डिकेइंग चीज़ें हैं, डेड और डिकेइंग मतलब कि मान लो पुराने पील्स हैं, ये बनाना है, उसका पील है वो डाल दिया, वेजिटेबल पील्स हैं वो डाल दिए, ठीक है, पुराना बचा हुआ खाना है वो सब इसमें डाल दिया और इसको ऊपर से कवर कर दिया। इसमें क्या होता है, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं। जब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो इन चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज करने के बाद जो मटेरियल निकल कर आता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट मैन्योर, ठीक है। और आप उसको सॉइल में डाल के प्लांट्स को ग्रो करने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप घर पे भी सुनते हो कि खाद का आपने नाम सुना होगा, घर पे आप सुनते हो ना, खाद डाल दो, प्लांट में खाद डाल दो, तो वो खाद यही होता है। तो वही ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब नेचुरली बना हुआ एक चीज़ होती है, नेचर ने बनाया है उसको अपने
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ठीक है, डीकम्पोजिशन से वो ऑब्टेन किया जाता है। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. तो अभी हमने देखा कि उसमें microorganisms डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप उस पिट को कवर कर देते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। द decomposed मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्मिंग कंपोस्टिंग। ठीक है, अब नीचे आ जाओ एक बार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एक्टिविटी है, करने की ज़रूरत नहीं है इसको कुछ खास। यहाँ जो क्या बोल रहे हैं लोग अब कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो अभी हम लोग वैसे तो डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे फर्टिलाइज़र में और मैन्योर में, उसमें हम इसको पॉइंट आउट करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। पर फर्टिलाइज़र के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं कि वो एक केमिकल है, ऑर्गेनिक नहीं है, वो उसको बनाया गया है, इट्स मैन मेड। ऑर्गेनिक कौन सी चीज़ होती है, जो कि नेचर ने बनाई, नेचुरली बनाई हो आपने। ठीक, नेचुरली क्या हुआ कि वो कीड़े मकोड़े उसमें पनपे, वो बड़े होते हैं उसमें, तो उसको डिकम्पोज करते हैं। पर फर्टिलाइज़र में ऐसा नहीं होता, उसमें केमिकल, वो केमिकल ही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अभी लोग, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। लेकिन मैन्योर को हमने क्या देखा कि उसको तो फील्ड में ही बना रहे हैं, है ना। एक पिट खोदा, गड्ढा खोदा, उसमें डाले सारे पुराना सामान, पुरानी सब्जियां वगैरह, फूल पत्तियां जो भी थी वो सब डाला और उसको डिकम्पोज करवाया और फिर उसे यूज़ कर लिया। ठीक है, पर इसको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं फर्टिलाइजर्स को। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. तो एक नेगेटिव है ऑफ यूजिंग अ फर्टिलाइज़र कि उससे क्या होता है, सॉइल और कम फर्टिलिटी उसकी रिड्यूस होती रहती है सॉइल की, क्योंकि आप बार बार न्यूट्रिएंट्स उसमें आर्टिफिशियली ऐड कर रहे हो। आर्टिफिशियली यानी फैक्ट्री मेड कोई चीज़ आप उसमें ऐड कर रहे हो, तो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, वो अपने आप ही जो सॉइल के एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो क्या होता है इसमें, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ साइड में। देखो, ये है आपका फील्ड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स उगी हुई हैं। ठीक है, ये क्रॉप्स उगी हुई हैं, यहाँ पे आपने फर्टिलाइज़र ऐड कर रखा है, इसमें केमिकल ऐड कर रखा है इस सॉइल में। तो जब आप इसको पानी दोगे, यहाँ पे पानी डालोगे इस फील्ड में, तो इस पानी के साथ क्या होगा, ये पानी कहीं बह के जाएगा या फिर अंदर भी सॉइल के सीप इन करेगा। जब वो सीप इन करेगा तो वो अपने साथ में इन फर्टिलाइजर्स को भी नीचे लेके जाएगा सॉइल के अंदर, और इनफैक्ट उसे और वाटर बॉडीज़ पे, मान लो यहाँ से कोई रिवर जा रही है और ये वहाँ का फील्ड का पानी उस रिवर में जा रहा है, तो वहाँ पे भी ये इन केमिकल्स को लेके जाएगा। उससे क्या कॉज हो रहा है, वाटर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। ओके, तो इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, और क्या हो रहा है उससे, सॉइल के पोल्यूशन की वजह से वाटर में भी पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एक बार हम नीचे देख लेते हैं। हाँ, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी बन चुका है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, मतलब फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो इसके लिए एक तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करो या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करो, क्योंकि वो नेचुरली मेड है, फैक्ट्री में नहीं बना हुआ। और कुछ टाइम के लिए आप फील्ड को फैलो भी छोड़ो, मतलब उसको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट भी करने दो, हर वक्त उस पर कल्टिवेशन मत करते रहो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अनदर मेथड फॉर रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। तो एक तो आपके पास क्या मेथड है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ो, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करो, ये कुछ मेथड है ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तीसरा मेथड क्या हो सकता है इसके लिए कि आप क्रॉप रोटेशन करो। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम कुछ क्रॉप लगाई, मतलब मान लो एक तरह के ए न्यूट्रिएंट वाली क्रॉप लगा दी, ए न्यूट्रिएंट वाली क्रॉप से ए न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में ऐड हो जाएगा। बट कुछ टाइम बाद अब उसी फील्ड पे आप बी न्यूट्रिएंट वाली सॉइल लगाओ, ताकि अगर बी न्यूट्रिएंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ए तो ऐड हो चुका है, पर अगर बी ख़त्म हो चुका है तो बी अगले क्रॉप साइकिल में ऐड हो जाए। इसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली।
Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. तो लोग पहले क्या करते थे फार्मर्स नॉर्थ इंडिया में कि एक सीजन में लेग्यूम्स ग्रो करते थे, जैसे कि मटर हो गया, पी, ठीक है, फॉडर की तरह. फॉडर क्या होता है? चारा, जो कि गाय भैंसे खाती हैं, एनिमल्स का जो फूड होता है उसको हम फॉडर कहते हैं. ठीक है, तो कुछ टाइम वो लोग लेग्यूम्स लगाते थे एज फॉडर और फिर वीट लगाते थे. इससे क्या रहता था कि बैलेंस बन जाता था न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि लेग्यूम्स कुछ तरह का न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं और वीट कुछ अलग तरीके का न्यूट्रिएंट ऐड करती है या फिर कंज्यूम करती है. दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन. इससे क्या था कि जो सॉइल में नाइट्रोजन चाहिए होता है उसका रिप्लेनिशमेंट ईजिली हो जाता था, क्योंकि लेग्यूम्स का काम यही होता है. लेग्यूम्स में अभी मैं डिस्कस करती हूँ लेग्यूम्स का रीज़न क्या है उगाने का. ठीक है, फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. अब फार्मर्स को दोबारा याद दिलाया जा रहा है कि प्लीज़ ऐसे ही एग्रीकल्चर करो, जिसमें एक टाइम पे लेग्यूम्स लगाओ और दूसरे टाइम पे आप लगाओ अपना वीट या फिर कोई और क्रॉप. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आपने पहले भी राइजोबियम नाम के एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा. राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा. उसका क्या रोल है? दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि मटर हो गया, पीस हो गया, उसमें क्या होता है, उनके रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स बने होते हैं, मोटे मोटे गांठ टाइप की होती है. उन गांठों में क्या होता है? ये बैक्टीरिया होता है. इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि ये हवा से नाइट्रोजन को लेता है और फिर सॉइल में ऐड करता है. उससे क्या होता है? सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बैलेंस हो जाती है. ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं फार्मर्स को कि आप लेग्यूमिनस प्लांट्स को लगाओ ताकि नाइट्रोजन का जो बैलेंस है वो सॉइल में बना रहे. ठीक है, अब हम क्विकली एक बार फर्टिलाइजर्स और मेन्योर का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है. तो क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइजर क्या होता है? मैनमेड होता है, अभी हमने देखा. और मेन्योर क्या है? इट्स अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल, डंग एंड प्लांट रेसिड्यू. वही वर्मी कंपोस्टिंग से जो बन रहा है. ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग से क्या बन रहा है? आपका मेन्योर बन रहा है. और फैक्ट्री में क्या बन रहा है? आपका फर्टिलाइजर. तो यहाँ पे भी लिखा है, देखो, फर्टिलाइजर कहाँ बनता है? फैक्ट्री में. और मेन्योर क्या बनता है? आपका फील्ड पे, जो आपका खेत है वहीं बना सकते हो, या फिर कहीं पे भी गड्ढा खोद के आप मेन्योर को बना सकते हैं. ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होता है? डज नॉट प्रोवाइड एनी हमस. पर जो मेन्योर होता है वो हमस प्रोवाइड करता है. हमस क्या होता है पर मैं अभी शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ में. ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में. उनमें नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, NPK. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फैक्ट्री में बना हुआ है. अब फैक्ट्री में तो आप जो मर्जी ऐड करते रहो अपने हिसाब से, जो मर्जी न्यूट्रिएंट ऐड करो. नेचुरली वो न्यूट्रिएंट ऐड कराना इज़ स्लाइटली टफ. तो इसलिए मेन्योर में वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, कम रिच होता है मेन्योर इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो नेचर बना रही है, नेचुरली बन रहा है. आपको जैसे पता होगा, कभी भी हम लोग मार्केट से जब फ्रूट्स खरीदते हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर मान लो मैंने खरीदा ऑरेंज खरीदा, तो अगर फैमिली में क्या होता है कि सब लोग खा रहे हैं ऑरेंज और इससे आपको पता चला कि बहुत स्वीट है ऑरेंज. ठीक है, तो जब भी ऑरेंज बहुत स्वीट होता है तो सब लोग घर पे बोलते हैं ना कि हाँ इंजेक्शन लगाया होगा, कुछ तो आर्टिफिशियली इन्होंने स्वीटनर ऐड किया है इसमें. ठीक है, तो आर्टिफिशियली आप चीज़ों को, उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको एलिवेट ईजिली कर सकते हो. बट आप नेचुरली ऑरेंज अच्छा निकलेगा, खट्टा निकलेगा या मीठा निकलेगा, वो बताना बहुत मुश्किल है. और नेचुरली उसे स्वीट करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं फर्टिलाइज़र और मेन्योर में. एक बार मैं हमस आपको बताती हूँ कि हमस क्या होता है. तो हमस क्या होता है कि आपका जब भी कोई भी प्लांट जो है मर जाता है, मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, इसके लीव्स जो हैं वो उतरे, शेड हो गए, मतलब प्लांट ने अपने लीव्स शेड कर दिए. जब वो सॉइल पे गिरे तो क्या होता है? ये डेड होंगे. अभी डेड है तो ये डीके करेंगे. डीके मतलब रॉट, खराब हो जाएंगे, सड़ेंगे. जब ये सड़ेंगे तो क्या होता है? इनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो पूरा डेड एंड डिकेइंग प्लांट है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं. ठीक है, सॉइल में जब ये ऐड होते हैं तो ये डार्क कलर का एक सब्सटेंस की तरह ऐड होते हैं. इसको हम बोलते हैं हमस. और ये जो हमस होती है ना, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, तो दिस इज हमस. जब आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर गेट्स एडेड टू द सॉइल एंड इट मेक्स द सॉइल न्यूट्रिएंट रिच, इट इज़ कॉल्ड हमस. ठीक है, तो हमस कैसे बन रही है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल का डेड मैटर हो, डेड बॉडी हो उसकी. ठीक है, तो वो भी जब डीके करेगी तो सॉइल में एक डार्क कलर का सब्सटेंस ऐड करेगी
इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस, और वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट में रिच होता है। ठीक है, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा देखने में, लेकिन आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ह्यूमस अच्छा कहाँ मिलता है आपको, मैन्योर में, क्योंकि वो नेचुरली बना है, उसमें तो चीज़ ही डेड और डिकिंग मैटर है, उससे तो बना हुआ है वो वर्मी कंपोस्टिंग करके उसकी। लेकिन आपको ह्यूमस अच्छा कहाँ नहीं मिलता, इन फर्टिलाइज़र, क्योंकि उसमें फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ है, कोई डेड एंड डिकेइंग वाला प्रोसेस नहीं हुआ उसमें। ठीक है, एक बार हम क्विकली एडवांटेज देख लेते हैं मैन्योर का, फिर इस टॉपिक को यहीं वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर ऑब्वियसली जो नेचुरली चीज़ बनी हुई है, नेचुरल जो फ्रूट है, आप उसको प्रेफरेंस देते हो ओवर बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट जो शायद इंजेक्टेड हो सकता है, जिसमें शायद इंजेक्शन डाला हो। ठीक है, ऐसा क्यों है, मैन्योर बेटर क्यों है, इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट बनाता है सॉइल को, तो इसीलिए जब सॉफ्ट हो जाती है सॉइल तो उसमें मॉइस्चर क्या होता है, ईजिली होल्ड हो सकता है। पानी जब आप डालोगे तो उसकी कैपेसिटी पानी को होल्ड करने की बढ़ जाती है, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा रीज़न क्या है, इट मेक्स द सॉइल पोरस, मतलब सॉइल में पोरस का मतलब होता है कि उसमें ईजिली कुछ भी चीज़ सीप इन कर सकती है, जा सकती है। ठीक है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। तो अगर सॉइल पोरस हो गई मतलब उसमें गैसेस भी ईजिली जा सकती हैं, गैस ईजिली जा सकती है, वाटर ईजिली जा सकता है, तो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। ठीक है, और क्या बेनिफिट है, तीसरा बेनिफिट क्या है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर में हमने क्या देखा था कि मैन्योर में डेड और डिकेइंग मैटर है। ठीक है, मतलब क्या है, उसमें हमस है, तो हमस यानी माइक्रोब्स हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो तीसरा बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं उसमें। चौथा बेनिफिट क्या है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो सॉइल मैंने अभी वही बताया कि सॉफ्ट हो जाती है, हमस भी बड़ी ऐसी चीज़ है जो कि सॉइल को सॉफ्ट कर देती है। तो ये कुछ 4 बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग मैन्योर ओवर आर्टिफिशियली मेड फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र अच्छा नहीं है, मैन्योर बेटर है। बेसिकली ये पॉइंट ये लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इरिगेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू।